नमस्कार दोस्तों। बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 की तैयारी करने वाले आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुआ था वॉल्यूम 2, इसके प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 को हम अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको लास्ट तक देखना है और लास्ट में अपना स्कोर शेयर करना है कि प्रैक्टिस सेट 4 में आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे चैनल पर एएलपी सीबीटी 2 के स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि आप दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपके 50 क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के पूछे गए हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप सभी लोग वॉच जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो दोस्तों, जो WHO हमारे पास होता है ना, WHO ने क्या किया 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार घोषित किया है। ये किसको दिया गया है, तो आप सभी लोग जानेंगे निमहेंस को दिया गया है। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसरो पता है, इसरो क्या हमारे पास है, तो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और दोस्तों वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, तो जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि तुमको पता है इसका आंसर, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है, तो हम चाहते हैं कि इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हम नीति आयोग की बात करें तो इसका स्थापना कब हुई थी, तो 2015 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। योजना आयोग को रिप्लेस करके इसकी स्थापना किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि खादर और बांगर मिट्टी का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है। दोस्तों, जो खादर मिट्टी होती है ना और बांगर मिट्टी होती है, इससे हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, दोमट सॉरी इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दोस्तों देखिए, एक बात आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि खादर किसको कहते हैं और जो है बांगर किसको कहते हैं। तो दोस्तों आप तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बांगर कहते हैं। और जो नई होती है उसे क्या बोलते हैं, खादर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें काली मिट्टी का, तो इसका अन्य नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को, और इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ऊष्मा संचयन की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि ऊष्मा संचयन के लिए 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है चालन, संवहन और कौन सा होता है, विकिरण। तो इसमें कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें आपके ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, ये कौन सा होता है, विकिरण, यानी रेडिएशन जो एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपके मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों बाकी चालन सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस में सबसे अधिक चालन होता है, और संवहन बात करें दोस्तों तो गैस और जो है द्रव में संवहन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के लिए आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है ना, आपको क्या पता है कि बहुत सारे भाग हमारे पास है। कितने भाग है टोटल, तो 22 भाग हमारे पास है। इसी भाग में से कह रहा है कि किस भाग में आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों तो आपको ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास भाग 18 है ना, इसमें आपके आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो आपातकाल जो हमारे संविधान में, वो जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। कहाँ से, जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकाल को लिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपात कब लगता है, तो राष्ट्रीय आपात दोस्तों अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आपात ये लगता है दोस्तों 352 के तहत जो है ना, राष्ट्रीय आपात लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जब हम बात करें कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितने बार लग चुके हैं, तो 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं भारत में। 1962 में पहली बार आपातकाल लगाया गया था, जब चीन भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे उस वक्त प्रधानमंत्री। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात कब लगा था, 1971 में लगा था, पाकिस्तान युद्ध के समय में, और इस वक्त कौन थे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, और तीसरी बार 1975 में लगे थे। भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त भी कौन थे, इंदिरा गांधी जी ही थे, जिसमें आंतरिक अशांति कारण से आपात का लगाया गया था। इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि कौन सा देश पहली बार सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीता है? ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें पहली बार होती है ना वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि पहली बार सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी किसने जीता है? तो देखिए, आपको एक प्रश्न में छुपा हुआ है क्या? तो जो हमारे पास ये सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी है ना, ये किस खेल संबंधित है? तो ये हॉकी संबंधित है। ठीक है, यानी कि प्रश्न में से एक प्रश्न छुपा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, किसने जीत लिया इस बार? तो ये जापान ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि इत्मादुल्ला यानी कि इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, ये कहाँ मकबरा स्थित है? तो आगरा में स्थित है। कौन सा? इत्माद उल दौला का मकबरा, जो आगरा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जो इत्माद उद दौला है ना, ये मकबरा मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी जो है ना नूरजहां ने बनवाया था, इत्माद उद दौला का मकबरा। ठीक है, और दोस्तों ये किसके मकबरा है? तो नूरजहां की पत्नी थी, तो सॉरी पिता जो थे उनका नाम क्या था? इत्माद-उद-दौला था, जो नूरजहां के पिता थे, और इसका मूल नाम क्या था? गियास बेग था। इन्होंने ही इसे बनाया था। ठीक है, यानी कि जो जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो नूरजहां थी। इसके द्वारा ही इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनाया गया था। इसके पिताजी थे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह के कंटेंट देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1797 से 1798 में किस किए गए हेनरी कैवेंडिश के प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान क्या है? दोस्तों, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसकी दोस्तों वैल्यू की बात की रही है, वैल्यू किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। इसे हम लोग कैपिटल जी से सूचित करते हैं, और इसका दोस्तों आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। दोस्तों, ये आप इसका SI मात्रक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या मिलान करने के लिए कह रहा है राष्ट्रीय खेल 2023 की हम दोस्तों बात हो रही है, तो थोड़ा सी पुराना हो चुका है, तो इसे हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, हम बता दें आपको, जो अर्जुन पुरस्कार है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसका स्थापना होती है, और ये खेल जगत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना, ये आपको आपके जो है यहाँ पे किसको दिया जाता है? तो कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, और दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार की हम बात करें दोस्तों, तो इसके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसको चेंज करके ध्यानचंद पुरस्कार नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2023 का ही है, हमारा 25 चल रहा है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उस प्रकार के मौसम की पहचान करिए जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, को बताया कि भारत के कितने हिस्सा है? मौसम की जो है 4 हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी नहीं होगी? तो दक्षिण पूर्व मानसून जो हमारे पास है, मौसम ये भारत का मौसम की प्रकार नहीं है। बाकी दक्षिण सर्दी का मौसम होता है आपके पास, गर्मी का मौसम होता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। ये तीनों होते हैं, जबकि पहला जो हमारे पास ये नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो हाल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने थे? कि कियर जो स्टारमर है, ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक के स्थान पर। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ऋषि सुनक यहाँ पे नहीं होंगे। ऑप्शन बी कियरर स्टारमर यहाँ का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कौन सा? तो ये आपके पास रीजनिंग का सवाल है, इसे आप मैथ्स भी बोल सकते हैं। क्या है कि 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था। अब 5 साल में वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा, तो 2 साल पहले उनकी आयु कितनी थी? तो ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38 साल 8 महीना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें सदस्य से प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। यानी कि देखिए सॉरी, 132 से किस प्रकार संबंधित है? 42 5 में, उस प्रकार से ये कैसे होगा? तो दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना है? 10 प्लस 1 कितना होगा? 11। 11 हुआ ना? अब 11 हुआ, इसमें हम क्या करेंगे? 10 प्लस 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 11 गुना 12 कर देंगे तो कितना होगा? 132 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप 5 को देखिएगा, तो 5 प्लस 1 पर करेंगे कितना होगा? 6। अब फिर 6 से क्या करेंगे?
तो यहाँ पे फिर 5 + 2 कर देंगे, कितना 7, दोनों गुना कर देंगे, 7 छके 42। तो यहाँ पे किससे करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन अनुसार 15 लेते हैं, तो यदि आप 15 यहाँ पे लेते हैं तो पहले क्या करेंगे, 15 एक 16 करेंगे, और फिर क्या करेंगे 15 + 2 कितना करेंगे 17 करेंगे। आप दोनों को गुना कर देंगे, यानी 16 × 17 जब आप कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा 272 आएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फिर से एक सवाल है, यहाँ पे आपको जो है सीरीज कह रहा है कि आगे कौन सी सीरीज यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। तो देखिए 512 में से यदि हम 12 माइनस करते हैं तो कितना होगा 500 होगा ना। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा 508 में से जब हम 12 माइनस करते हैं कितना होता है मतलब कि 496। उस प्रकार हम इसका मतलब ये हुआ कि सभी हम क्या कर रहे हैं 12 माइनस कर रहे हैं। तो 500 में जब हम 12 माइनस कर देंगे तो कितना आपके पास आएगा, तो दोस्तों 488 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 किसी प्रकार संबंधित है, एक अलग है, आपको अलग की पहचान करना है। देखिए AFZ है, यहाँ पे DIW है, और HMS है, और उसके बाद KQP है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये 1 हुआ ना, ये 6 हुआ, ये कितना हुआ 4, ये 5 हुआ, सॉरी ये 9 हुआ, ठीक है, I9 होता है ना, ये 8 होता है, ये M13 होता है। यहाँ आप देखेंगे आप K11, यहाँ पे Q17 होता है। देखिए इसे 5 जोड़े तो 6 हुआ ना, 4 में 5 जोड़े तो 9 हुआ ना, 8 में 5 जोड़े 13 हुआ ना, तो अब 11 में 5 जोड़े तो कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 17 है, इसलिए क्या है अलग है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 646 से किस प्रकार संबंधित है, तो 5 कैसे संबंधित होगा, ठीक है। दोस्तों पॉज कीजिए वीडियो को, आपको उसे ट्राई कीजिए पहले। देखिए 6 का क्यूब आप करेंगे कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब गुना कितना कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है। कितना होगा 648 होगा, और 648 में से 2 घटा देंगे कितना होगा 646 होगा। सेम उसी प्रकार से हम 5 के पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है ना हमारे पास, हाँ, तो 5 का पहले क्यूब करेंगे और फिर 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, तो 375 हो जाएगा ना। तो 375 में से हम क्या करेंगे -2 कर देंगे, तो 300 आपके पास कितना हो जाएगा 373 हो जाएगा। 373 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 1, 8, 27, 64, 125 है। दोस्तों आपको पता चल गया होगा ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। अब कितना होगा 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जो हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि ए डी का भाई है। देखिए ए जो है ना हमारे पास वो किसका भाई है, तो डी का भाई है ए, ठीक है। डी जो है बी का पिता है, और डी जो है ये बी का पिता है। डी जो है वो किसका पिता है, तो बी का पिता हो गया डी, ठीक है। यानी कि ये दोनों भाई भाई हो गया, ये इसका बेटा हो गया। बी और सी क्या है कि बहनें हैं, बी भी बहन है और सी भी यहाँ पे बहन है। यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। दोस्तों सी कौन होगा ए का, दोस्तों ए का क्या होगा भतीजी हो जाएगी ना सी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था ये भी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, वीडियो को पॉज कीजिए, त्रिभुज खोजिए। आप खोजिएगा तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि इसमें 27 त्रिभुज यहाँ पे दे रखे हैं। दो संख्याओं का अंतर 16 है और उनके 1/5 भाग का योग 12 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपको बताना है। देखिए दो संख्या दोस्तों अंतर कितना है, x - y कितना हमारे पास है 16 दे रखी है, ठीक है। और इनके 1/5 भाग का योग कितना है दोस्तों 12 है, यानी कि x/5 और प्लस में y/5 बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, तो 12 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से x + y आप कीजिएगा तो 12 पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। यानी कि आपके पास क्या इक्वेशन आ चुका है, यानी x - y बराबर 16 आ चुका है और x + y बराबर कितना हुआ 60 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि x - y बराबर कितना दे रखा है 16 दे रखा है, ठीक है। और x + y बराबर हमारे पास कितने दे रखी है, तो 60 दे रखा है। तो क्या कीजिए इसको काट दीजिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 6, 7 x बराबर कितना हो जाएगा 2 × 6 38 दूनी 76, यानी x की वैल्यू हमारे पास 38 आ चुकी है। तो x वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 22 आ जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा है हमारे पास छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो y बराबर 22 होगा, छोटी संख्या 22 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या में 10% की वार्षिक की कमी होती है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास है, 10% की कमी हो रही है ना, यानी कि 10% वैल्यू कितनी होती है 10, यानी कि 9/10 हो रही है, 9/10 हो रही है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष पूर्व कह रहा है ना हमारे पास। तो 2 वर्ष पूर्व कर देंगे, तो पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी
जैसे कि कहते थे, देखिए x गुना 9/10 गुना 9/10 हो गया ना 2 साल, ठीक है। और कितना थी 12,500 थी। इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपके पास जो सॉल्व करके आएगा आंसर वो 10 125 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ए में दे रखा है। तो इस प्रकार आपने आप सभी लोगों ने 20 प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21वें प्रश्न की ओर। हिंदी हमारा सवाल है कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध दे रखी है। दोस्तों अमावस्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास पहला ऑप्शन है हमारे पास अमावस्या, यही सही लिखा है, बाकी अन्य सभी कथन गलत दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अमावस्या की हम बात करें विलोम का, इसका विलोम क्या होता है, तो पूर्णिमा होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रश्न है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन कर उसके करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम डैश रहते हो, ठीक है। तो दोस्तों तुम कहाँ रहते हो, ये सही वाक्य हो जाएगा। क्या है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जो ऊर्ध्वगामी है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका विलोम हो जाएगा अधोगामी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि मुहावरे का अर्थ बताने के लिए नाच नचाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है मनचाही करवाना। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द याद कीजिए अटल। अटल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, तो अडिग हो जाएगा, ठीक है। अडिग जो है यहाँ पे अटल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास जो ए है ये ह्रस्व नहीं है, बाकी ई अ और ऊ ये सभी क्या है ह्रस्व हो जाएंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि किस समूह में सभी शब्द कमल के परिभाषी दे रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कमल के परिभाषी यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी वारिज कमल का परिभाषी होता है, पंकज भी होता है, नीरज भी होता है और जलज, ये सभी क्या होते हैं आपके कमल के परिभाषी होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। सूची पत्र लिखा हुआ है, कौन सा सही लिखा हुआ है यहाँ पे सूची पत्र, दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो सूची पत्र जो है ऑप्शन बी वाला यहाँ पे सूची पत्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वर्तनी के दृष्टिकोण से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, दोस्तों यहाँ पे बात देखेंगे अनिष्ट जो हमारे पास है अनिष्ट, यही क्या है आपके पास शुद्ध दे रखा है, बाकी अन्य सभी कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का सवाल है आपके पास, आपको क्या बताना है, आपके पास अपोजिट बताना है किसका, एडजॉर्न का। एडजॉर्न का आपके पास अपोजिट बताना है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, मस्टर जो है यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंसेज। वन हु स्टडीज फैमिलीज, उसके बारे में फैमिली के बारे में जो स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जियोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट मीन्स दैट सम गिवन वर्ड, यानी कि आपको साइनो बताना है किसका, स्ट्रिक्ट का। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, एस्चर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एरर है। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आफ्टर नोइंग ट्रूथ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बाकी अन्य कथन यहाँ पे सही लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है ना नोइंग ट्रूथ नहीं, यहाँ पे नोइंग द ट्रूथ होगा, तब जाके ये सही हो जाता। आपके पास साइनो है किसका, हॉस्टाइल का। हॉस्टाइल का साइनो आपको बताना है दोस्तों, इसका क्या होगा, अनफ्रेंडली हो जाएगा हॉस्टाइल का साइनोनिम साइनोनिम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर की जानकारी है, नहीं कंप्यूटर का सवाल है, 15 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है, ठीक है दोस्तों, कौन जो है सर्वर तक पहुंच सकता है, तो दोस्तों जो वेब क्लाइंट होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं, सर्वर तक पहुंच सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, हैकिंग के क्षेत्र में शौकिया या नौसिखिया जिनके पास कोडिंग और सुरक्षा और हैकिंग टूल के गहन कामकाज के बारे में ज़्यादा कौशल नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट किडीज कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं, दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है कि
सॉरी फार्मिंग कहते हैं, फार्मिंग नहीं फार्मिंग। राज्यों, देशों या पूरे विश्व में फैली डेटा संचार प्रणाली क्या कहलाती है? दोस्तों पूरे विश्व में जो फैलता है उसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि WAN कहते हैं। जो लोकल में फैलता है उसे क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन कहते हैं। और जो मेट्रो सिटी में होता है उसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। और जो सबसे अच्छा इंटरनेट का उदाहरण कौन सा होता है? WAN जो है सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लूटूथ द्वारा किस मॉड्यूलेशन योजना का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये हम लोग GFS जो मॉड्यूलेशन होता है, यानी गॉसियन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का उपयोग करते हैं। किसके द्वारा? तो ब्लूटूथ के द्वारा। इनमें से कौन सी क्लास बाइट स्ट्रीम द्वारा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए उपयोग की जाती है? दोस्तों कौन सी होती है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो है इसकी उपयोग की जाती है। पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में न्यूट्रल नेटवर्क के क्या फ़ायदे होते हैं? ठीक है, दोस्तों इसके क्या फ़ायदे होते हैं? तो इनमें उदाहरण से सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, पहला दोस्तों ये अधिक दोष सहिष्णु होते हैं, ये भी सही है। वे अपने उच्च कम्प्यूटेशनल दरों के कारण वास्तविक समय संचालन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, ये भी सही है। यानी सभी कथन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही दे रखे हैं। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यदि राउटर को अपनी क्षमता से अधिक डेटा प्राप्त होता है तो वह क्या संदेश लौटाएगा? ठीक है, तो राउटर आपने देखा होगा, जो हम लोग इंटरनेट किसी से लेते हैं तो उसमें राउटर लगा होता है ना, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। कह रहा है कि यदि राउटर को अपनी क्षमता से अधिक डेटा प्राप्त होता है तो वह क्या संदेश लौटाएगा? दोस्तों वह सोर्स मिटिगेशन यानी कि स्रोत समन लौटाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करने, पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देता है? दोस्तों कौन करता है ये? व्यक्तिगत सहायता पैकेज करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है? दोस्तों कौन सी होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज यहाँ पे हो जाएगा। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस रिबन टैब में पंक्तियां ऐड करने का विकल्प होता है? दोस्तों ये क्या होता है? होम इंसर्ट में ऐड करने का विकल्प होता है। नेट BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक मेल की मानक संरचना का हिस्सा है? ठीक है, तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे हिस्सा हो जाएगा? तो हेडर और बॉडी जो है दोनों यहाँ पे क्या होगा? इसका हिस्सा हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति हेतु सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों प्रौद्योगिकी कौन सी होती है हमारे पास? इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पे। MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत दे रखे हैं दोस्तों MS वर्ड के बारे में? तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो है ना, एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती है, ये कथन गलत है। बाकी पहला कथन क्या कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं, ये भी सही है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, जबकि गलत कौन सा है? ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रिशियन का सवाल आपके पास आ चुका है। कह रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ प्रणाली में किस विद्युत वितरण उपकेंद्र की को दो ओर से विद्युत आपूर्ति दी जाती है? तो दोस्तों से हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रिंग प्रणाली, यानी कि रिंग सिस्टम में ऐसा किया जाता है। 400 एम्पीयर धारा वहन क्षमता की सर्वोपरि बस बार डैश लंबाई में उत्पादित होती है। ठीक है, दोस्तों कितनी होती है आपके पास? 2.44 एम में क्या होती है यहाँ पे लंबाई में उत्पादित होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। MCCB है दोस्तों। MCCB क्या होता है आपके पास ये बताना है। देखिए MCCB का फुल फॉर्म होता है कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। और दोस्तों ये क्या होता है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा था। सड़क के किनारे केबल के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट कितनी होती है? दोस्तों ये कितनी होती है आपके पास? 1 mm गुना 0.5 mm के बराबर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रिले 405 एम्पियर के धारा ट्रांसफार्मर से संयोजित है और रिले की करंट सेटिंग 150% है। प्राथमिक प्रस्तुति धारा 2400 एम्पियर के लिए आवश्यक प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होगी? तो दोस्तों कितनी हो जाएगी आपके पास? तो 4 हो जाएगी। 1000 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन की गई केबल में प्रयुक्त इंसुलेशन क्या होता है? ठीक है दोस्तों, क्या होती है? संपंडित SFC गैस होता है। ठीक है, कंप्रेस्ड SFC गैस यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक 3 फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज
इंडक्शन मोटर में 2% स्लिप है, घूर्णन धारा की आवृत्ति कितनी होगी, आपको आवृत्ति बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे पास कितनी देर की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है ना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, तो एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें कि स्लीप परसेंट कितनी हमारे पास है, तो स्लीप परसेंट हमारे पास 2% दे रखी है आपके सवाल में। ठीक है, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगी, 0.02 हो जाएगा। अब हमको क्या पूछा है दोस्तों कि आवृत्ति बताना है, तो एफ आर की वैल्यू बताना है हमें क्या होगी। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि एस एफ आर बराबर क्या होता है, एस एफ होता है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 एफ होता है, तो 0 कितना होगा, 0.02 ये स्लिप, और गुना कितना हो जाएगा आपके पास, तो एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 50, आप इसे गुना कर दीजिएगा तो आपके पास जो आएगा दोस्तों वो कितना आपके पास आ जाएगा, 1 हर्ज आ जाएगा। तो 1 हर्ज कहाँ पे है, ऑप्शन बी में दे रखा है। संचन लाइन में वोल्टेज की मात्रा जितनी अधिक होगी, धारा जो दी गई ऊर्जा के लिए संचन लाइन के माध्यम से प्रवाहित होती वह होगी, दोस्तों वो क्या हो जाएगी, तो दोस्तों क्या होगी, कम हो जाएगी। डीसी की अपेक्षा एसी पारेषण प्रणाली का मुख्य लाभ क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका मुख्य लाभ होता है कि निम्न लागत पर पोषण, सरल वोल्टता परिवर्तन, सरलता से डीसी परिवर्तनीय और उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चीनी मिट्टी के इंसुलेटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है, तो चीनी मिट्टी के जो इंसुलेटर होते हैं इसको बनाने के लिए कौन सा घटक नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो आप देखेंगे कायोलिन होता है, क्वार्ट्ज भी होता है, फेल्डस्पार भी होता है, जबकि सिलिका दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। एस्टे वायर में किस टाइप का इंसुलेटर प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों जो एस्टे वायर हमारे पास होता है उसमें किस टाइप का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे एग टाइप के जो इंसुलेटर होते हैं यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि 6 पोलों की संख्या वाले मोटर की तुल्यकालिक गति 400 आरपीएम है तो सप्लाई आवृत्ति कितनी होगी, आपको बताना दोस्तों। आप सूत्र ध्यान रखेंगे, एनएस बराबर होता है 120, एफ पर क्या होता है, पी। ये सवाल आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में निश्चित ही फंसेंगे क्या, आना ही आना है। तो हमारे पास कितनी एनएस की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास 400 दे रखी है, बराबर 120, क्या पूछा हमको, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो पोल दे रखा होगा, 6 पोल है दोस्तों यहाँ पे, 6 दूनी 12 20 हो जाएगा, और 20 से 20 कितना होता है, 400, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो चुकी है, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है आपके पास। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में उपयोग करते हैं, तो दोस्तों ग्रेफाइट जो इस्तेमाल की जाती है नाभिकीय संयंत्र में, आप ध्यान रखिएगा, वो मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक जनरेटर की लोड नहीं होने पर वोल्टता 230 वोल्ट है तथा लोड पर यह 200 वोल्ट है, तो वोल्टता नियमन डैश होगी, तो दोस्तों वोल्टता नियम कितनी हो जाएगी आपके पास, तो 15% हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 100 केवीए का 3 फेज वाला अल्टरनेटर 440 वोल्ट पर बिजली की आपूर्ति कर रहा है और पूर्ण लोड शक्ति पर चल रहा है, शक्ति गुणक 0.8 है, ऑल्टरनेटर की लाइन करंट कितनी होगी आपको बताना है। दोस्तों कितनी हो आपके पास हो जाएगी, तो 164 एम्पियर यहाँ पे इसकी लाइन क्षमता हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पे हो जाएगा। इसका आपको पता है दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, √3 वी आई कॉस फाई होता है ना, इसे आप पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से आप आई का वैल्यू निकालेंगे तो किससे हो जाएगा, P/√3 वी कॉस फाइव हो जाएगा, तो पी का वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 100 गुना 10⁻³ बटे कितना हो जाएगा आपके पास, तो √अंडर गुना 440 गुना कितना 0.8, जितना सवाल था सब हम लिख दीजिए, इसको आप काट दीजिएगा तो 164 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। निम्न में से किस प्रकार की शक्ति संयंत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो किसका उपयोग सर्वाधिक होता है दोस्तों, जो कोयला आधारित होता है ना, इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। फ्लेफर नोजल का उपयोग किसके नियंत्रक में किया जाता है, तो दोस्तों हम लोग न्यूमेटिक के नियंत्रण में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक घरेलू उष्मीय उपकरण में सामान्यतः उष्मक तंतु का तापमान क्या होता है, तो दोस्तों ये कितना होता है आपके पास, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट 240 वोल्ट गीजर के लिए भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा कितनी होगी, आपको बताना है। दोस्तों कितनी आपके पास हो जाएगी, 19 ओम यहाँ पे हो जाएगी।
यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों जब भी कोई वॉशिंग मशीन होगी, इसकी जब बेल्ट ढीली हो जाएगी तब क्या होगा? तो दोस्तों क्या पता होगा, केबल जो है ना पॉलिएस्टर घूर्णन नहीं करेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये स्विच होना चाहिए आपके पास केवल कुछ ओम या शून्य होने चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। बिना पानी भरे ही यदि किसी घरेलू केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों ये आपके पास हो जाएगी, इसकी विद्युत जल जाएगी। ठीक है। नियंत्रक पट्टों में बल्ब पायलट लैंप एलईडी का प्रयोग किसके रूप में हम लोग करते हैं? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, सूचक युक्ति यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, एलईडी का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों फेज अंतर पैदा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत पंखे में हम कैपेसिटर लगाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सी होती है? तो दोस्तों ये साधन जो होती है आपके पास वो होती है 3 फेज प्लग इन बॉक्स होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। जब एसी संयंत्र से लोड हटा दिया जाता है तो इसकी टर्मिनल वोल्टता पूर्ण लोड पर 520 वोल्ट से बढ़कर के शून्य लोड पर 660 वोल्ट हो जाती है। तो वोल्टता नियमन ज्ञात कीजिए, कितनी होगी? तो दोस्तों कितना होगी, 26.9% यहाँ पे हो जाएगी। इंडिकेटर लैंप के पास डैश होंगे। तो दोस्तों इंडिकेटर लैंप जो है ना, इसके पास क्या होंगे, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन दोनों होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप क्या देता है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये 30 लुमेन प्रति वाट देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि विद्युत परिपथ की अति गर्म होने से कैसे बचा जा सकता है? तो दोस्तों जो फ्यूज के द्वारा हम इसे बचा सकते हैं, यदि जलती हुई ट्यूब लाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब ट्यूब लाइट क्या होगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जलती रह जाएगी। यदि पोल की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान कितना होगा? दोस्तों पोल पिच का मान क्या होता है कि खांचों की संख्या बटे पोल संख्या। तो 24/4 करेंगे कितना आपके पास हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 खांचे यहाँ पे हो जाएगा। इनमें से कौन सा मेटल रेक्टिफायर कहलाता है? तो दोस्तों जो सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर होते हैं, यही क्या होता है आपके पास, मेटल रेक्टिफायर कहलाता है। निम्नलिखित 3 फेज में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? ठीक है, कौन सा मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? तो सिंक्रोनस मोटर जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है आपके पास, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। एक ऑल्टरनेटर जिसमें 8 पोल है, 250 आरपीएम से चक्कर लगाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो वही दोस्तों एनएस बराबर कितना होता है, 120 F/P होता है। इसे आप पुट कीजिएगा, आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप सभी लोग देखें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। तो इतना आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप लोग जवाब दीजिएगा। बाकी आप लोग जवाब नहीं देंगे ये भी हमको पता है, हम कितना कुछ कर लेंगे, लेकिन आप लोग नहीं सुनिएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, मत सुनिए, मेरा काम है आपको बताना। बाकी आपको बताना हो तो बता दीजिएगा, नहीं बताना हो तो कोई बात नहीं है। किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? ठीक है, तो दोस्तों जो आप ध्यान देंगे, तो अल्टरनेटर से क्या होती है, केवल एसी धारा पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी? तो दोस्तों क्या होगा आपके पास, तो एल पी एफ इंडक्टिव लोड पर क्या होगी, परिणाम स्वरूप हो जाएगी यहाँ पे। ऑल्टरनेटर का पावर फैक्टर ऑल्टरनेटर की डैश पर निर्भर करता है। दोस्तों जब भी कोई ऑल्टरनेटर होगा, इसकी जो पावर फैक्टर होगी, इसके भार के प्रकार पर निर्भर करती है, ऑन द टाइप ऑफ लोड पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। शेडेड पोल मोटर की दक्षता डैश के प्रयास में होती है। दोस्तों शेडेड पोल मोटर जो है इसकी दक्षता होती है किस प्रयास में होती है? तो दोस्तों ये 5 से लेकर के 30% के प्रयास में होती है। रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा डैश पर परिवर्तित करके बदली जा सकती है। दोस्तों जो हमारे पास ब्रश स्थिति होती है, इसको आप बदल करके इसकी घूर्णन दिशा जो है ना, ब्रश स्थिति को बदल करके आप इसे परिवर्तित कर सकते हैं। निम्न में से किस मोटर को न्यूनतम रखरखाव की जरूरत पड़ती है? दोस्तों हमारे पास जो स्क्वायर केज मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है, इसको न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एसी मोटर में टॉर्क की गणना कैसे होती है? ई या बराबर रोटर का विभवांतर बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल वोल्ट में, और ये आपके पास ये देखिए है cos फाई पावर फैक्टर है। तो दोस्तों ये आपके पास फॉर्मूला पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं कि कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो डीओएल स्टार्टर मोटर होता है ना, इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए। एक प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति कितना क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है एफ आर बराबर एस एफ एक्स होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर की प्रेशर कॉइल में डैश होते हैं। तो दोस्तों जो वोल्ट मीटर की जो प्रेशर कॉइल होती है, इसमें क्या होती है आप लोग ध्यान से देखेंगे तो महीन तार के क्या होते हैं, अधिक चक्कर होते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की जो प्रेशर कॉइल होती है उसमें क्या होते हैं, महीन तार के अधिक चक्कर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। एक ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडल में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स के निर्माण पर, स्रोत की आवृत्ति पर और लपेट की संख्या पर, इन सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के करते हैं। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर जो ओपन सर्किट होती है दोस्तों, उसका उसका जो हम किसके परीक्षण के लिए करते हैं ओपन सर्किट का इस्तेमाल, तो दोस्तों हम लोग करते हैं कोर लॉस के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप से कार्य करता है। तो दोस्तों ये करता है आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में काम करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। एक रेल इंजन के दूषित मोटर को बदलने हेतु किस मोटर का चयन करते हैं? तो दोस्तों हम लोग कहते हैं किसका, तो डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की सेंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि क्या होती है? दोस्तों ये होती है आपके पास तीव्र परिवर्तन भार हेतु उपयुक्त होती हैं। बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं? दोस्तों ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कितने लोग इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखते हैं, ये बात देखने वाली होगी। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर पता है। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट्स कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।